हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सोशियो पॉइंट चैनल पर। बच्चों, इंडियन थिंकर की सोशोलॉजी में पूरी एक लिस्ट है। ठीक है, सोशोलॉजी के जितने भी भारतीय समाजशास्त्री हैं उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जितने भी लोग समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली अभी मैं बीए थर्ड ईयर पर फोकस कर रही हूँ। उनका एग्ज़ाम इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड रहेगा, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। बट ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ़िलहाल आज का हमारा टॉपिक रहेगा बृजराज चौहान जी का एक नया टॉपिक ऐड हुआ है बीए के सिलेबस में, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन या रूरल प्रोफाइल्स। ठीक है, तो बृजराज चौहान जी ग्रामीण समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनका जो टॉपिक है ग्रामीण जीवन, ये इससे रिलेटेड इनकी बुक है कौन सी, रूरल लाइफ एंड ग्रास रूट पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये इनके जीवन काल की अंतिम पुस्तक है। इसके बाद एक और इनकी बुक पब्लिश हुई थी, बट इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी। मतलब इनके जीवित रहते हुए इनकी ये आखिरी पुस्तक थी जो कि पब्लिश हुई। ठीक है, रूरल लाइफ एंड ग्रास रूट पर्सपेक्टिव। रूरल प्रोफाइल नाम से इनकी कोई भी किताब नहीं है, मजूमदार जी की किताब है रूरल प्रोफाइल्स। 1955 में वो एग्जैक्ट मैं ईयर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, बट 1955 के ही आसपास, 2-4 साल का इधर उधर हो सकता है, 1-2 साल का, तो उधर ही वो पब्लिश हुई थी। रूरल प्रोफाइल्स नाम था, मजूमदार जी की पुस्तक थी वो। ठीक है, और इनका जो ग्रामीण जीवन टॉपिक है वो इस किताब में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे जुड़ी कुछ बातें हैं इसी पुस्तक में। जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हम बताएंगे। जो इनका रूरल प्रोफाइल टॉपिक है ग्रामीण जीवन, वो हम इसी पुस्तक के बारे में बताएंगे उस टॉपिक के अंदर। ठीक है, इस बुक में इन्होंने क्या क्या बताया, तो ये बताते हैं कि बहुत सारी विलेज की स्टडीज़ हुई, और ये खासकर यूपी से जुड़ गए आकर के बाद में। ठीक है, राजस्थान के बाद इन्होंने कहा कि गाँव की तो बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं। अगर हम यूपी की बात करें, तो अगर हमें यूपी की सोशोलॉजी को डेवलप करना हो, उत्तर प्रदेश के समाजशास्त्र को अगर हमें विकसित करना होगा, तो हम कैसे करेंगे, है ना। इन्होंने एक सवाल उठाया कि उसके सोशोलॉजी को हम अगर डेवलप करना चाहें तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, उसमें हम किस चीज़ का एनालिसिस करेंगे, यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगी। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सोशोलॉजिस्ट रहे पहले जिन्होंने उत्तर प्रदेश के गाँव का अध्ययन किया, और बहुत सारे गाँव का अध्ययन हो चुका है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये कहते हैं अगर यूपी के सोशोलॉजी को अगर हमें डेवलप करना हो तो यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होगी, हम कौन सा पर्सपेक्टिव यूज़ करेंगे, कौन से इश्यूज़ को उठाएंगे, कौन से थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर हम फोकस करेंगे, है ना, और कौन से मेथोडोलॉजिकल इश्यूज़ को हम एमर्ज करेंगे। तो इस तरीके के कुछ सवाल खड़े किए इन्होंने, और इन्हीं सब की चर्चा करते हैं ये इस पुस्तक में। ठीक है, समझ गए आप लोग। थोड़ा सा हिंदी, अगर इंग्लिश वालों को तो आगे होगा, बट हिंदी में थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है। तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज़ किए, जैसे कि यूनिट ऑफ एनालिसिस, मतलब इकाई, कौन सी इकाई लेंगे जिसका हमें विश्लेषण करना है, हम कौन से उपागम का इस्तेमाल करेंगे, कौन से परिप्रेक्ष्य का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाँव का अध्ययन करते हुए हम उत्तर प्रदेश के गाँव का, है ना, कौन से मुद्दों को उठाएंगे, कौन से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव होंगे। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को आप हिंदी में क्या कह सकते हो, सिद्धांती परिप्रेक्ष्य कौन से होंगे, मतलब कौन से सिद्धांतों को हम लेंगे। ठीक है, कौन से पद्धति शास्त्र होंगे, कौन सी पद्धति शास्त्रों को हम की थ्योरीज़ को हम यूज़ करेंगे, है ना, जो रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ मतलब कौन सी होंगी। तो यही सारी कुछ बातों को चर्चा में लाते हैं वो इस पुस्तक में। ठीक है, यही है इनकी इस बुक में। ठीक है, और इन सब का एनालिसिस, इन सब की बातों की चर्चा करते हुए इन्होंने 10 प्रपोजिशंस दिए। ठीक है, 10 प्रस्थापनाएं दी, 10 प्रपोजिशंस इस बुक में दिए विलेज स्टडीज़ के लिए। और यूपी, ज़रूरी नहीं है कि हम सारी उन प्रस्थापनाओं को यूपी में ही अप्लाई करें,
वो किसी भी विलेज स्टडीज़ के लिए वो 10 प्रपोजिशंस, वो 10 प्रस्थापनाएं बिल्कुल औषधि की तरह है, एकदम मतलब बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल लागू हो जाएंगी और बिल्कुल सोशल रियलिटी को निकाल करके हमारे सामने रख देंगी, ठीक है। लेकिन उन 10 प्रस्थापनाओं की चर्चा करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हो जाएगा और साथ में आपके काम का भी नहीं है। बट उसमें से जो मेन प्रपोजिशंस हैं उनकी हम बात करेंगे, उनमें से क्या मेन प्रस्थापनाएं हैं हम उसकी बात करेंगे आपके सामने। पहली प्रस्थापना बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत बढ़िया, जिससे वो कहते हैं कि विलेज इन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ विलेज, ठीक है। विलेज इन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ विलेज, यानी कि गांव में इतिहास और इतिहास का गांव, है ना। ये प्रपोजिशन थोड़ी सी एक कोड वर्ड टाइप बन गई है। इसमें उनके कहने का मतलब होता है कि गांव के बेहतर समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए हमें उस गांव के इतिहास को जानना और अपने अध्ययन को उस गांव के इतिहास से जोड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख सकते हो राजस्थान विलेज वाला, जो सदरी गांव है राजस्थान का, रनावतों की सदरी, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है इसके बारे में। वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हो और बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो उसके लिए अपने दिमाग में, कि अगर हमें किसी जगह की रियलिटी को जानना है, सोशल रियलिटी को वहाँ की, तो वहाँ आप जाओगे और देखोगे कि क्या चल रहा है, ऑब्ज़र्व करोगे, ठीक है। तो वहाँ के बारे में आपको पता तो चल जाएगा, बट बिल्कुल जो रियल फैक्ट्स हैं वो तभी निकल कर के सामने आएंगे जो चीज़ें उस समय उस समाज में हो रही हैं उसका उसके हिस्ट्री से क्या रिलेशन है। मतलब वहाँ का जो प्रेजेंट है वो उसके पास्ट से जुड़ा होता है। आप डीपी मुखर्जी का भी मॉडर्नाइजेशन, हाँ, परंपरा और आधुनिकता, है ना, मॉडर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो जैसे उसमें वो नहीं बताते हैं कि कहते हैं कि जो परंपरा होती है, अगर उसमें आप मार्क्स का डायलेक्टिसिज्म लगा दोगे तो परंपरा ही एक सिंथेसिस होती, हाँ, एक क्या कहेंगे, थीसिस होती है, जो कुछ समय बाद क्या होता है, उसके कुछ प्रतिवाद निकल करके सामने आते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक सिंथेसिस बन जाता है, और जो सिंथेसिस होता है वही क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है। मतलब पहले ट्रेडिशन क्या था, थीसिस था, फिर उसके कुछ एंटी थीसिस आए और उसके बाद थीसिस और एंटी थीसिस में टकराव हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सिंथेसिस निकल करके सामने आया, जिसे हम आज क्या कहते हैं, मॉडर्न वर्ड कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि पहले परंपरावाद हुआ करती थी, फिर परंपरा के सामने कुछ प्रतिवाद खड़े हुए, दोनों में टकराव हुआ, फिर क्या हुआ, एक जो नई चीज़ हमारे सामने आई वो क्या था, सिंथेसिस, यानी कि संवाद, जिसे हम क्या कहेंगे, आधुनिकता। तो वैसे ही मतलब चीज़ें पास्ट से जुड़ी होती हैं। अगर हम पास्ट को समझ लेंगे तो हमें सही रियलिटी हमारे सामने आ जाएगी और हमें चीज़ों को जानना आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमें ये भी पता चल जाएगा कि कोई एक गांव कैसे बना, उसके इंटरनल फैक्ट्स क्या थे, उसके आउटर फैक्ट्स क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। एक गांव का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसके लिए उसके आंतरिक तत्व और बाह्य तत्व दोनों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो ये सारी कुछ इस तरह का प्रस्थापना उन्होंने दी। उसके बाद एक और बढ़िया सी प्रस्थापना है उनकी, जिसमें वो कहते हैं स्टेट कॉमा इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस एंड विलेज, ठीक है। हिंदी में क्या कहोगे, राज्य, इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस मतलब मध्य की संस्थाएं, और विलेज यानी कि गांव, है ना। तो ये प्रस्थापना में वो ये कहते हैं कि अगर आपको गांव की स्टडी करनी है तो आपको वहाँ की ये सारी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो बृजराज चौहान जी के कहने का मतलब है कि किसी भी गांव के बारे में अगर आपको जानना है तो ये तीनों चीज़ों के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि स्टेट वहाँ का क्या, कैसे वहाँ पे दखल अंदाजी कर रहा है,
दखल अंदाजी इन द सेंस क्या क्या वहाँ पे वो अपना प्रभाव डाल रहा है, कोई पॉलिसीज़ बना रहा है, कोई जागरूकता अभियान चला रहा है, इस तरीके का कुछ भी राज्य जो भी काम करते हैं, तो वहाँ पर राज्य का क्या रोल है। और इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस कौन से होते हैं वहाँ पे, जो जितने भी ये पॉलिटिकल थोड़ा सा है कि राजनीति से संबंधित जो भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और ये सब जो पंचायत वगैरह, जो ज़्यादा वहाँ पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, मतलब वहाँ पर जो भी दखल देते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस जो कि राजनीति से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन्हें वो क्या कहते हैं, इंटरमीडिएटरी इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा जो विलेज है, ठीक है, उसको आपको समझना होगा। तो ये सारी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ों को आपको पूरे गांव को समझना होगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि ये आपका एक प्रपोजिशन है। उसके बाद आता है आपका थर्ड। देखो ये जो आपका ये वाला है ना, ये मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे ये सारी चीज़ें हमें थोड़ा सा मॉडर्न बनाने की कोशिश करती है, हमारा तो विकास करने की कोशिश करती हैं कि जैसे पॉलिसीज़ है हमारे यहाँ, कुछ भी है, कोई दिक्कत है गांव में तो पॉलिसी कोई आ गई गवर्नमेंट की, है ना, या फिर जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसने जागरूकता अभियान डाला कि हम दो हमारे दो, इस तरीके से, है ना, बच्चों को माध्यमिक शिक्षा की ओर प्रेरित किया। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कभी मान लो किसी ने कोई स्कूल ही नहीं गया और गवर्नमेंट ने आकर के स्कूल खोला, उसे प्रॉपर एजुकेशन देनी शुरू करी, तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस ब्रॉडर सेंस में वहाँ पे गांव के अंदर बहुत तेज़ी से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ये सारी चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के अंदर चेंज जो है लाते हैं। विलेज की स्टडी करके आपको वहाँ के स्ट्रक्चर को जानना होगा, है ना, और ये सारी चीज़ें हमें वहाँ के चेंज की प्रोसेस को समझाने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। इसके अलावा लीनिएज, कास्ट, क्लैन एंड कास्ट देख रहे हो आप, है ना, ये भी इन्होंने एक प्रपोजिशन बनाया, लीनिएज, क्लैन एंड कास्ट। क्लैन को कहते हैं गोत्र, और लीनिएज को वंश समूह, और कास्ट को जाति, है ना, वंश समूह, गोत्र और जाति, है ना। तो ये है एक, ये भी बहुत ज़्यादा गांव के अंदर इम्पैक्ट डालता है। लीनिएज का एग्जाम्पल उन्होंने दिया खाब, खाब जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं बालियान और मलिक का नाम है, ठीक है। लीनिएज के अंदर आप खाब की बात कर सकते हो। और ये जो थे बालियान और मलिक, ये क्या करते थे, गांव के कौन से रूल्स होंगे, लोग क्या फॉलो करेंगे, है ना, कैसे कैसे शादी करनी है, और गांव में मतलब जो भी चीज़ें होती हैं पर डे एक्टिविटीज़ को, हर एक एक्टिविटी को वो क्या करते थे, कंट्रोल करने का काम करते थे। लीनिएज है ना। तो जैसे औरतें हैं वहाँ की, वो कैसे रहेंगी, ठीक है, वहाँ पर अगर किसी बच्चे ने जन्म लिया तो उसका कैसे क्या होना है, संस्कार वगैरह जो होते हैं। और इसके अलावा किस जाति से आपको खाना लेना है, किस जाति से आपको बातचीत करनी है, कौन सी जाति आपके घर आ सकती, मतलब डे टू डे आपके पर डे एक्टिविटीज़ को ये क्या करते थे, कंट्रोल करने का काम करते थे। और यही क्लैन और कास्ट भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है जब आप विलेज स्टडी करने जाओगे। इस तरीके से उन्होंने टोटल 10 दिए और उसमें से मेन ये वाले हैं, ठीक है। तो यही है, आप इस बुक के बारे में बताओगे। इसके अलावा इन्होंने इस किताब में एक और चीज़ की चर्चा की है कि वो कहते हैं कि हम यूपी को एज अ होल कैसे देख सकते हैं। क्या हम यूपी को एज अ होल देख सकते हैं, क्या एक समग्र के रूप में देख सकते हैं। अभी मैंने आंद्रे बेते का एक वीडियो बनाया है, कौन से टॉपिक पे बनाया है, पीजेंट सोसाइटी, है ना। पीजेंट सोसाइटी जब आप पढ़ते हो तो उसमें कहते हैं ना कि आप कैसे एक पूरे गांव को पीजेंट सोसाइटी कह सकते हो, है ना। उसको आप जब सुनोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे पूरे गांव को पीजेंट सोसाइटी नहीं कह सकते हो। वैसे यहाँ पर भी एक सवाल खड़ा किया कि क्या हम पूरे यूपी को एज अ होल देख सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, रीजनल डिवीजन्स किए, क्षेत्रीय विभाजन किए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न यूपी, वेस्टर्न यूपी, इस तरीके से मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने रीजनल डिवीज़न किए। और इस तरीके से उन्होंने इसके बारे में भी चर्चा की है इस पुस्तक में, और आपको इसी तरीके से इसमें बताना है। और आपको बेसिकली यही सारी चीज़ें बतानी है, और अपनी विलेज स्टडीज़ जो भी हुई हैं
उनके बारे में बताना है कि किस थिंकर ने कहाँ पर कौन सी स्टडी की है, यही सारी चीज़ें है ना। जैसे कि मैकिम मैरिट ने, एम एन श्रीनिवास ने, ठीक है, एस.सी. दुबे ने। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, ये इनकी कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ थी, इनसे पहले हुई थी, ये उनसे प्रभावित, मतलब प्रभावित नहीं कहेंगे बट मतलब उनको भी देखा गया, उससे भी एक मतलब मिलता है ना, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। तो जब आप इसको बताओगे, अगर लॉन्ग आंसर आ जाता है लिखने के लिए, तो आप उन सारी चीज़ों की भी चर्चा इसमें करोगे, ठीक है। जैसे आप राजस्थान विलेज देख लेना, तो उसमें कैसे मैकिम मैरिट का तो उतना खास नहीं, बट रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में मैंने उसमें आपको बताया है, ठीक है। उन्होंने लिटिल कम्युनिटी दिया, तो इन सारी चीज़ों पे एक डिबेट खड़ी हो जाती है ना। ये तो वेस्टर्न थिंकर थे, है ना, इन्होंने बाहर की स्टडी की, इस तरीके से मतलब हमारे भारत में क्या लागू हो सकता है, क्या नहीं लागू हो सकता है, कैसे हम स्टडी करें विलेज की, जिससे हमें ग्रामीण जीवन के बारे में वास्तविकता पता चल सके, है ना। और हम लोग ये सारी चीज़ें स्टडी क्यों करते हैं? अब देखो, ये सारी चीज़ें तो स्टडी हो चुकी है, मान लो गाँव तो बन गए, अब ये कौन, आपकी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, उनके डेवलपमेंट में लगी हुई है, तो हमें क्या ज़रूरत है विलेज स्टडीज़ की, है ना। ये सारे सवाल उठते हैं ना। बट अगर हम सच में विलेजेस की सही से स्टडी करेंगे, तभी हम उनका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं है, फालतू नहीं है, इन सारी चीज़ों की बहुत अहमियत है। और अगर हम सच में सही से स्टडी करते हैं गांव की, उसकी सच में अगर हिस्ट्री से जोड़ करके, कनेक्ट करके, उसकी कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और इसकी क्या विशेषता है, ये सारी चीज़ें अगर जानते हैं, तो हमें एक खूबसूरती पता चलती है अपने समाज की, और साथ में काम की चीज़ भी होती है, यूटिलिटी भी होती है इसकी, कि हमें इसके डेवलपमेंट के लिए आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, ठीक है। इसीलिए इतना रूरल सोशोलॉजी इतना डेवलप हुआ कि उसमें इतने सारे विलेजेस की स्टडी की और इतना पैसा खर्च किया गया, इतना लोगों ने टाइम खर्च किया, तो वो सब इसीलिए है ना। तो यही सारी चीज़ें आपको जो अभी मैंने पहले बताई, वो सारी चीज़ें आपकी कौन सी रूरल लाइफ एंड ग्रासरूट पर्सपेक्टिव में उन्होंने लिखी हुई है, और यही सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना शुरू करूँगी। और अभी इन्हांस्ड रिचुअलाइजेशन बचा हुआ है ब्रिजराज चौहान जी का, तो वो भी मैं आपको फिनिश करूँगी, ठीक है।